Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ji. So today we are going to discuss about the Cons syndrome. Page number is 246. आपकी जो बुक का है हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे बेसिकली एड्रीनल डिजीज का. सो कॉन सिंड्रोम बेसिकली प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म इसको कहते हैं. और बेसिकली इस डिजीज में होता क्या है, इस डिजीज के अंदर जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है उसकी एक्सेस सिक्रीट होती है. ठीक है, और वो एक्सेस जनरली जो सिक्रीट होती है वो या तो यूनिलैटरल बिनाइन एड्रीनल एडिनोमा की वजह से होती है या फिर बायलैटरल एड्रीनल हाइपरप्लेशिया की वजह से. ठीक है, एडिनोमा क्या होता है? एडिनोमा एक बिनाइन ट्यूमर होता है जो एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर फॉर्म होता है. ठीक है, एडिनोमा एक बिनाइन ट्यूमर को कहते हैं जो एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर फॉर्म होता है. ठीक है, यूनिलैटरल एक साइड पे, नहीं दो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं तो किसी एक साइड पे जो एड्रीनल ग्लैंड है उसके अंदर एडिनोमा या ट्यूमर फॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन एक्सेस में प्रोड्यूस होता है. या फिर इसकी दूसरी मेजर रीजन होती है बायलैटरल एड्रीनल हाइपरप्लेशिया. बायलैटरल मींस यानी दोनों एड्रीनल ग्लैंड्स के अंदर दोनों साइड्स पे हाइपरप्लेशिया मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जब हमारा कोई ऑर्गन या टिश्यू इनलार्ज हो जाता है. ठीक है, उसके अपने सेल्स की रिप्रोडक्शन रेट की वजह से. और ये ऐसा नॉर्मली और भी कुछ मेडिकल रीजन हो सकती हैं, बट ऐसा नॉर्मली जो है वो इनिशियल स्टेज के अंदर होता है जब कैंसर की डेवलपमेंट हो रही होती है. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हाइपरप्लेशिया. सो इन ये दो मेजर रीजन होती हैं कॉन्स सिंड्रोम के अकर के. ठीक है, अच्छा, ज्यादातर पेशेंट्स के अंदर कॉन सिंड्रोम है वो रिकग्नाइज अर्ली स्टेजेस में नहीं होता. और जो मेजर सिम्टम इसके अंदर हमें नजर आता है दैट इज हाइपरटेंशन. ठीक है, और वो हाइपरटेंशन भी कौन सी वाली होती है? प्राइमरी हाइपरटेंशन. प्राइमरी हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन या इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहा जाता है. प्राइमरी हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि जिसकी हमें कोई सेकेंडरी कॉज नहीं पता हो. ठीक है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन. और जब हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा हाइपरटेंशन की फॉर्म जो किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से होती है उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं. ठीक है, तो इस केस में क्या होता है? प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है. सो टेबल 7.4 में कॉजेज दी हुई हैं सिस्टेमिक हाइपरटेंशन की. वो कॉजेज हम जरा देख लेते हैं जी. जो नॉन एंडोक्राइन कॉजेज हैं उसके अंदर तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया एसेंशियल हाइपरटेंशन है. फिर रीनल कॉजेज हो सकती हैं जैसे फॉर एग्जांपल पीकेडी है या सीकेडी है. पीकेडी मींस पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज. पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर सिस्ट्स, बहुत न्यूमरस सिस्ट्स बन जाती हैं आपकी किडनीज के अंदर. सिमिलर टू जैसे हम आप बहुत कॉमनली पीसीओएस का नाम सुनते हो, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसके अंदर ओवरीज में न्यूमरस सिस्ट्स हो जाती हैं. सो इसी तरह पीकेडी में किडनीज के अंदर न्यूमरस सिस्ट्स हो जाती हैं. ठीक है, और इन सिस्ट्स की वजह से क्या होता है कि आपकी जो किडनीज हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं. ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता है आपकी किडनीज का जो फंक्शन है वो फंक्शनिंग डिक्लाइन करती जाती है. ठीक है, इसी तरह से सीकेडी की वजह से भी हो सकता है. सीकेडी का मतलब ये होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज, यानी जब स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी जो किडनीज हैं वो मेल फंक्शन करते करते बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं. और उनका जो जाहिर किडनीज का आपको पता है मेजर जो फंक्शन होता है, वन ऑफ द मेजर फंक्शंस वो ब्लड फिल्ट्रेशन है. सो वो जो ब्लड फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको वो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर सकते. ठीक है, और क्रॉनिक हम जाहिर इसीलिए कहते हैं कि जो डैमेज है ये किडनीज को ये स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, अच्छा, जब ब्लड प्रॉपर्ली फिल्टर नहीं होता तो उसका सबसे मेजर कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि हमारे जो
वेस्ट हैं, हमारे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं बॉडी में, उनका बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है और फिर ज़ाहिर है उसकी वजह से हमें डायलिसिस और उन चीज़ों की तरफ जाना पड़ता है। तो इसको हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज। ठीक है, तो रीनल कॉजेज में पीकेडी या सीकेडी इनकी वजह से भी हो सकता है। फिर जनाब इसी तरह से वास्कुलर कॉजेज हो सकती हैं। वास्कुलर कॉजेज के अंदर वास्कुलाइटिस का मतलब है आपको शायद याद हो, मैंने बताया था आइटिस जब भी किसी टर्म के एंड पे आता है तो दैट मींस इन्फ्लेमेशन। तो वास्कुलाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, और इसी तरह से जनाब फिर रीनल आर्टरी स्टीनोसिस की वजह से हो सकता है। स्टीनोसिस हम कहते हैं टर्म जब भी किसी ब्लड वेसल की बहुत ज्यादा एबनॉर्मल नैरोइंग हो जाती है, यानी कोई ब्लड वेसल बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा तंग हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्टीनोसिस। तो रीनल आर्टरी स्टीनोसिस का मतलब जाहिर है कि हमारी जो रीनल आर्टरी है उसकी नैरोइंग हो जाती है, और रीनल आर्टरी बेसिकली हमारी किडनीज को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, तो इसका मतलब है जब रीनल आर्टरीज की नैरोइंग हो जाएगी तो हमारी किडनीज को जो ब्लड है वो प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं हो सकेगा। फिर जनाब इसके साथ साथ कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा। अच्छा, अब एओर्टा आपको पता है कि हमारी वो वाली आर्टरी है बेसिकली जो मेन आर्टरी जो हमारी ब्लड को कैरी करती है अवे फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी, यानी हार्ट से ब्लड लेके बाकी सारी बॉडी को ये ब्लड सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा का मतलब ये होता है कि एओर्टा के अंदर डिफरेंट पोर्शंस के अंदर नैरोइंग हो गई है या कंस्ट्रक्शन हो गई है, यानी वो बहुत ज्यादा तंग हो गई हैं या ब्लॉकेज उनके अंदर होना शुरू हो गई है। ठीक है, जब एओर्टा के अंदर कंस्ट्रक्शन या नैरोइंग होती है तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि हार्ट को ज्यादा फोर्स के साथ, ज्यादा एफर्ट के साथ पंप करना पड़ता है ब्लड को टुवर्ड्स एओर्टा। ठीक है, और फिर जाहिर है टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी इवेंचुअली। ठीक है, फिर जनाब इसी तरह से न्यूरोलॉजिकल कॉजेज भी हो सकती हैं जिसके अंदर सेरिब्रल ट्यूमर्स हमारे हो सकते हैं, इनहेरिटेड सिंड्रोम्स हो सकते हैं जैसे कि लिडल सिंड्रोम। अच्छा, लिडल सिंड्रोम एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारा जो एपिथेलियल सोडियम चैनल होता है उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। किसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है? एपिथेलियल सोडियम चैनल की। यानी एपिथेलियल सोडियम चैनल का मतलब ये है कि ये वो वाला मैकेनिज्म है जिसके थ्रू किडनीज पोटेशियम को एक्सक्रीट करती हैं। ठीक है, और जब ये वाली कंडीशन होती है, लिडल सिंड्रोम होती है, तो पोटेशियम एक्सक्रीट कर रहा होता है किडनीज, कर रहे होते हैं किडनीज, लेकिन सोडियम और वाटर को बहुत ज्यादा अमाउंट्स में रिटेन कर रहा होता है। ठीक है, यानी सोडियम जितना बॉडी को एक्सक्रीट, किडनीज को एक्सक्रीट करना चाहिए उतना ज्यादा एक्सक्रीट नहीं कर रहा होता, और जाहिर है जब सोडियम की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी ब्लड में तो क्या होगा? ऑब्वियसली हाइपरटेंशन होगी। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके अलावा सर्टेन ड्रग्स, एनएसएइड्स जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स अगर हम लेते हैं, जो आपको पता है पेन रिलीफ के लिए नॉर्मली लोग ले रहे होते हैं, फीवर के लिए कॉमन ड्रग्स जो लेते हैं, उनको समटाइम्स बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करने से, उनके बहुत ज़्यादा यूज़ करने से भी हमें सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर हम एंडोक्राइन कॉजेज की बात करें तो जनाब एंडोक्राइन कॉजेज में कौन सिंड्रोम जो अभी हम दायरा डिस्कस कर रहे हैं वो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज है फियोक्रोमोसाइटोमा। दैट इज वन कॉज जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। कुशिंग सिंड्रोम, उसकी वजह से भी सिस्टेमिक हाइपरटेंशन हो सकती है। कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेशिया, उसकी वजह से भी हो सकती है। कंजेनिटल मींस जो बाय बर्थ होता है आपका एड्रीनल ग्लैंड्स एनलार्ज्ड इन साइज। फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर आप करते हैं, समटाइम्स फीमेल्स में खास तौर पे ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बाद नॉर्मली जब मीनोपॉज होता है लेट अर्ली 50s में या लेट 40s के अंदर,
तो उसके बाद समटाइम्स एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी करवाते हैं, फीमेल्स ज़रूरत होती है, उसके कॉन्सिक्वेंस के अंदर जो है सिस्टेमिक हाइपरटेंशन होता है। लास्टली एक्रोमेगली की वजह से भी हो सकता है। एक्रोमेगली इज अ कंडीशन जिसमें हमारे जो लिम्ब्स हैं वो एबनॉर्मली लार्ज होते हैं, ठीक है। तो जनाब ये हमारी है इसकी कॉजेज या इटियोलॉजी। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें कॉन सिंड्रोम की, तो जो प्राइमरी फीचर जैसे अभी मैंने बताया कि वो दैट इज एसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन, वो ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स को, जिस पेशेंट को भी कॉन सिंड्रोम होगा उसको एसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन, ठीक है। जो प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन है इन पेशेंट्स को, वो बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकता है और जनरली ये होता है कि वो ड्रग्स से इजीली कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसी तरह बहुत सारे पेशेंट्स में हाइपोकलीमिया भी होता है और वो हाइपोकलीमिया मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के साथ एसोसिएटेड होता है। अच्छा, हाइपोकलीमिया क्या होता है जी? हाइपोकलीमिया होता है हमारी बॉडी में जब हमारे ब्लड के अंदर जो पोटेशियम लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोकलीमिया। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि बॉडी के अंदर सोडियम और पोटेशियम लेवल्स एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, यानी अगर हमारे जैसे हम इस डिजीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा हाइपरटेंशन होती है, जाहिर है हाइपरटेंशन का क्या मतलब है कि सोडियम एक्सेस के अंदर है ब्लड में। जब भी सोडियम ब्लड में एक्सेस में होगा तो नेचुरली बॉडी में सोडियम और पोटेशियम का बड़ा फाइन बैलेंस प्रेजेंट होता है। तो जब सोडियम एक्सेस में होगा तो पोटेशियम नॉर्मली जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द रीजन कि इसके अंदर हमारा, इस कंडीशन के अंदर हमारा हाइपोकलीमिया जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और साथ में वो कह रहे हैं कि जी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी कॉमन होता है हाइपोकलीमिया के साथ साथ। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इज अ कंडीशन जिसके अंदर हमारा जो ब्लड है वो उसकी पीएच वैल्यू है वो बेसिक की तरफ थोड़ी सी चली जाती है। नॉर्मल रेंज जो होती है ब्लड की दैट इज 7.35 to 7.45, ठीक है। लेकिन जब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है तो ये पीएच थोड़ी सी बढ़ जाती है, बेसिसिटी की तरफ चली जाती है, ठीक है। ठीक है। सो जनाब दो मेजर यानी क्लिनिकल फीचर्स हमें पता चले, एक हाइपरटेंशन है जिसमें रेटिनोपैथी या साथ में हेडेक होती है, और दूसरा हाइपोकलीमिया है जिसके अंदर हमारा वीकनेस हो सकती है। हाइपोकलीमिया की वजह से कार्डियक एरिथमियाज हो सकते हैं। कार्डियक एरिथमिया का मतलब ये होता है कि हमारा जो हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, वो इरेगुलर हो जाता है, ठीक है। सो जब हम कहते हैं कि हमें एरिथमिया है तो उसका मतलब है कि या तो हमारा हार्ट बहुत ज़्यादा फास्ट बीट कर रहा है या हमारा हार्ट बहुत ही स्लोली बीट कर रहा है, ठीक है। यानी ओवरऑल जो हमारे हार्ट के रिदम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर होते हैं, ठीक है। पेरेस्थीसिया कहते हैं बेसिकली इट इज एन एबनॉर्मल सेंसेशन, ठीक है, जो टिंगलिंग या प्रिकिंग वाली सिचुएशन होती है, नहीं जैसे जिसको हम कहते हैं सुइयां चुभ रही है, ठीक है। और ये नॉर्मली होता है आपका जब पेरिफेरल नर्व्स डैमेज होना शुरू होती हैं या पेरिफेरल नर्व्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पेरेस्थीसिया। डायग्नोस्टिक अप्रोच के अंदर हाइपरटेंशन ऑब्वियसली कॉमन होता है पेशेंट्स में। सो सीवियर हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर अगर 180/100 से ज़्यादा हो तो उसके अंदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज़ करने के बावजूद भी समटाइम्स उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। फिर इसी तरह से अगर तो हाइपरटेंशन है, क्योंकि जाहिर है ज़रूरी नहीं है कि जिस बंदे को भी हाइपरटेंशन हो उसको उसकी कॉज कोई एंडोक्राइन क्राइन रिलेटेड ही हो। तो अगर तो एक बंदे को हाइपरटेंशन है, लेट्स से 180/100 है रहता है या उससे ज़्यादा रहता है और वो ड्रग्स के साथ कंट्रोल हो जाता है, तो डेफिनेटली दैट मीन्स कि उसको एंडोक्राइन रिलेटेड कॉजेज नहीं है, कॉज नहीं है।
लेकिन अगर एक बंदा है जिसको हाइपरटेंशन कंसिस्टेंटली 180/100 या उससे ज्यादा का रह रहा है और वो हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी ले रहा है, स्टिल उसका हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं होता, तो दैट लीड्स अस टू द सस्पिशन ऑफ कॉन सिंड्रोम, यानी हमें फिर ये डाउट करना होता है कि जनाब इसको मे बी कॉन सिंड्रोम है। फिर इसी तरह से अगर हाइपरटेंशन आपको यंगर एज में हो रहा हो 20 to 40 इयर्स, तब भी आपका सस्पिशन जो है कॉन सिंड्रोम को लेके वो बढ़ जाता है। फिर इस तरह से अगर आपका जो हाइपरटेंशन है वो डायरेटिक इंड्यूस्ड हाइपोकलीमिया की वजह से हो रहा है, यानी डायरेटिक इंड्यूस्ड हाइपोकलीमिया का मतलब है डायरेटिक्स कौन से वाले ड्रग्स होते हैं, डायरेटिक्स वो वाले ड्रग्स होते हैं जो हमारी बॉडी में से फ्लूइड को रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी आपकी यूरिनेशन को इंक्रीज करते हैं। जब फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है बॉडी में तो उस कंडीशन के अंदर हम ये वाली ड्रग्स को प्रेस्क्राइब करते हैं, रेकमेंड करते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स ये होता है कि कुछ डायरेटिक ड्रग्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हाइपोकलीमिया कॉज कर देते हैं बॉडी में, यानी जो पोटेशियम लेवल्स हैं वो बहुत ज्यादा ड्रॉप करवा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में फिर हम उन पेशेंट्स को पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स देते हैं, यानी ऐसे डायरेटिक्स जो पोटेशियम लेवल्स को डिस्टर्ब ना करें बॉडी में। बहरहाल वो एक और कहानी है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर हाइपरटेंशन डायरेटिक इंड्यूस्ड हाइपोकलीमिया की वजह से हो रहा है, यानी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बॉडी में बेसिकली सोडियम और पोटेशियम का एक बड़ा फाइन बैलेंस होता है, तो अगर हम ऐसे डायरेटिक ड्रग्स ले रहे हैं जिनको लेने से हमारे पोटेशियम लेवल्स बहुत कम हो रहे हैं, तो नेचुरली हमारे सोडियम लेवल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये हो रहा हो तो तब भी पॉसिबल है कि पेशेंट को, इंडिविजुअल को कॉन सिंड्रोम। और जनाब इसी तरह से अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है और उसके साथ साथ हम डिटेक्ट करते हैं उसके एड्रीनल ग्लैंड्स के अंदर कोई एडिनोमा या फिर एड्रीनल ग्लैंड्स में हाइपरप्लेशिया की कंडीशन है, यानी वो एबनॉर्मली एनलार्ज्ड हैं, तो फिर अगेन हमारा सस्पिशन कॉन सिंड्रोम की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशंस के अंदर कॉन सिंड्रोम की जो कंफर्मेशन है वो बायोकेमिकल टेस्ट से भी हम करते हैं और इमेजिंग स्टडीज से भी करते हैं, ठीक है। और उससे फिर हमें एग्जैक्टली सोर्स पता चलता है, कॉज पता चलती है कि जो कॉन सिंड्रोम में जाहिर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक्सेस अमाउंट्स में एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो जब हम एक्सेस अमाउंट में एल्डोस्टेरोन देखते हैं प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो फिर हमें कॉज ऑब्वियसली पता करनी होती है, तो वो हम ब्लड टेस्ट से और इमेजिंग स्टडीज से कंफर्म करते हैं। ब्लड टेस्ट की अगर हम बात करें तो जो इनिशियली हम ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेट करते हैं वो है एल्डोस्टेरोन टू रेनिन रेशियो, ठीक है। और जो अगर तो कॉन सिंड्रोम का पेशेंट होगा तो उसके अंदर एल्डोस्टेरोन टू रेनिन की रेशियो बढ़ जाएगी, यानी ऑब्वियसली एल्डोस्टेरोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो जो नॉर्मल अमाउंट में होना था उससे ज्यादा हो रहा है, तो जब हम ऐसे पेशेंट्स का वो टेस्ट करेंगे तो एल्डोस्टेरोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो डेफिनेटली एल्डोस्टेरोन टू रेनिन की रेशियो भी ज्यादा आएगी, ठीक है। हाँ, एक चीज इस टेस्ट के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो ये है कि जब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कोई भी पेशेंट लेता है, खास तौर पे बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, या इवन इसके साथ एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट्स भी, तो वो इस टेस्ट के रिजल्ट्स को इफेक्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक पेशेंट बीटा ब्लॉकर्स ले रहा है जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं, या इसी तरह से एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट ले रहा है और हम उसका टेस्ट करते हैं एल्डोस्टेरोन टू रेनिन रेशियो का, तो वो टेस्ट की रीडिंग गलत आएगी। तो जब भी हमने ऐसे पेशेंट का टेस्ट करना हो तो हमने टेस्ट से 6 to 8 वीक्स पहले उसके ये ड्रग्स को डिसकंटिन्यू करवा दें, ठीक है। हाँ, और इसके साथ साथ एक और काम हमने ये करना है कि हमने पोटेशियम सप्लीमेंट रिकमेंड करना होता है ऐसे पेशेंट्स को, सो दैट उनका जो ब्लड में पोटेशियम लेवल्स हैं, सीरम पोटेशियम लेवल्स हैं, वो नॉर्मलाइज हो सके, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि अगर हाइपोकलीमिया होता है तो हाइपोकलीमिया एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, ठीक है। हाइपोकलीमिया
एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। सो दैट इज व्हाई ये टेस्ट करने से पहले हमने दो काम करने होते हैं। पहला काम हमने ये करना है कि 6 to 8 वीक्स के लिए पेशेंट का जो बीटा ब्लॉकर्स हैं या फिर एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट हैं वो वाले ड्रग्स इनके डिसकंटिन्यू करवा देने होते हैं। और दूसरे नंबर पे हमने काम ये करना होता है कि इनके जो इन पेशेंट्स को हमने पोटेशियम सप्लीमेंट्स रिकमेंड करने होते हैं सो दैट उनके सीरम पोटेशियम लेवल्स नॉर्मलाइज हो सकें, क्योंकि हाइपोकैलेमिया की कंडीशन के अंदर एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा तीसरा काम भी हमने करना होता है, वो ये है कि हम पेशेंट्स को ये कहते हैं कि आपने अपने सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना टेस्ट से पहले। ठीक है। उसकी क्या रीजन है? उसकी भी यही रीजन है कि पोटेशियम और सोडियम का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब वो बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो क्योंकि हमने मेजर टेस्ट में करना है एल्डोस्टेरोन टू रेनिन रेशो, तो वो फिर टेस्ट की रीडिंग हमारी सही नहीं आएगी। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये टेस्ट को हमें जरा केयरफुली देखना पड़ेगा। इमेजिंग स्टडीज की अगर हम बात करें तो अगर तो हमारा जो ब्लड टेस्ट हमने एल्डोस्टेरोन टू रेनिन रेशो किया है, अगर तो वो इंक्रीज्ड आता है तो फिर हम एड्रीनल ग्लैंड्स का सीटी स्कैन कर सकते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। मैंने पहले भी किसी लेक्चर में एक्सप्लेन किया था वो क्या होता है। ठीक है। सीटी स्कैन करने से फिर हम जो एड्रीनल ट्यूमर है उसका प्रेजेंस को कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर ये होता है कि मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो जो कॉन सिंड्रोम का मैनेजमेंट है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि किस वजह से एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है बॉडी। ठीक है। अगर तो यूनिलैटरल ट्यूमर्स हैं तो उनको फिर हम यूनिलैटरल एड्रेनलेक्टमी के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में कि अगर तो एक एड्रीनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर्स हैं तो वो एक एड्रीनल ग्लैंड को हम रिमूव कर देंगे, तो जाहिर है ग्लैंड रिमूव हो गया तो साथ में ट्यूमर्स भी रिमूव हो गए। अगर बायलैटरल डिजीज है यानी दोनों ग्लैंड्स के अंदर प्रॉब्लम है या ट्यूमर्स हैं तो उसको फिर हम नॉर्मली मेडिकेशंस के साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है। क्योंकि हम अगर दोनों एड्रीनल ग्लैंड्स को रिमूव कर दें पेशेंट के तो फिर उसमें मेजर प्रॉब्लम ये आता है कि ना तो कोर्टिसोल की प्रोडक्शन होगी ऑब्वियसली बॉडी में, ना एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन होगी, तो ये दोनों हार्मोन्स में बॉडी एब्सोल्युटली डेफिशिएंट हो जाएगी। तो अगर दोनों एड्रीनल ग्लैंड्स में ट्यूमर डिटेक्ट होता है तो फिर हम कोशिश ये करते हैं कि मेडिकेशन के थ्रू से ट्रीट करें। ऑल्दो देयर आर केसेस जहाँ पे मेडिकेशन से ट्रीट नहीं होता और फिर हमें इवेंचुअली एड्रेनलेक्टमी दोनों ग्लैंड्स की करनी पड़ती है। मेडिकेशंस फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है कॉन सिंड्रोम के लिए, जैसे अभी मैंने बताया, खास तौर पे जब अगर दोनों तरफ दोनों ग्लैंड्स में ट्यूमर्स हों या हाइपरप्लेशिया हो। और फिर दूसरा ये भी है कि ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर एड्रेनलेक्टमी करना सूटेबल ना हो उनके लिए भी फिर ऑब्वियसली हम फिर मेडिकेशंस की तरफ जाते हैं। ठीक है। मेडिकेशंस में कौन सी मेडिकेशंस होती हैं? एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। यानी एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट का सिंपल सा मतलब ये है कि जाहिर ये इट इज अ कंडीशन जिसके अंदर एल्डोस्टेरोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो हम ऐसी ड्रग्स यूज करते हैं जो एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करती हैं। ठीक है। स्पाइरोनोलैक्टोन थेरेपी, उसके अंदर जो फर्स्ट लाइन हमारा ट्रीटमेंट है स्पाइरोनोलैक्टोन, नॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर को या हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए भी हम ये वो ड्रग है जो हम यूज करते हैं स्पाइरोनोलैक्टोन के, लेकिन एडवर्स इफेक्ट्स काफी ज्यादा होते हैं और वो फिर हम बड़ा कॉशियसली फिजिशियंस उसको यूज करते हैं। सबसे ज्यादा जो इसका मेजर साइड इफेक्ट आता है स्पाइरोनोलैक्टोन का, दैट इज गायनिकोमैस्टिया। ठीक है। गायनिकोमैस्टिया का बेटे मतलब होता है कि इट इज अ कंडीशन जिसके अंदर किसी भी मेल के जो ब्रेस्ट्स हैं वो एबनॉर्मली इनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है। और उनके इनलार्ज होने का जो कॉज होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तकरीबन 50% मेल्स में जो लोग ये
स्पाइरोनोलैक्टोन थेरेपी पे होते हैं। तकरीबन 50% मील्स के अंदर ये वाला साइड इफेक्ट, ये वाला जो गायनिकोमैस्टिया का प्रॉब्लम है आपका, ठीक है। फिर इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम उनको दे सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ही होते हैं, एक डिफरेंट क्लास के एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली हम उनको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की तरफ लेके आ सकते हैं, जिसमें एक्सरसाइज हो गया, जिसमें वेट लॉस हो गया, स्मोकिंग सेसेशन हो गया, अल्कोहल का जो कंजम्पशन है उसको हम डिक्रीज करने का कहते हैं। डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्ट या ऐसे कम्युनिटीज जहाँ पे ज़्यादा कंजम्पशन है। फिर इसी तरह से वेट लॉस का बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है हाइपरटेंशन को कम करने के लिए। जितना आपका वेट आप अपने आइडियल बॉडी वेट की तरफ आते हैं उतना बेटर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा होता है। फिर सर्जरी में ये है कि हम अगर तो यूनिलैटरल एड्रीनल एडिनोमा है, यानी एक एड्रीनल ग्लैंड के अंदर एडिनोमा है, तो फिर वो लैप्रोस्कोपी के लिए भी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। लैप्रोस्कोपी क्या होता है? लैप्रोस्कोपी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम एब्डोमिनल वॉल के थ्रू एक फाइबर ऑप्टिक टाइप इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करते हैं, और उससे हम स्मॉल स्केल सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यानी ओपन कट किए बगैर, यानी बहुत जो बड़ा कट होता है, जो मेजर ऑपरेशन मेजर सर्जरी का होता है, वो किए बगैर हम अगर छोटी माइनर सर्जरी हो तो वो हम लैप्रोस्कोपी के लिए भी आजकल करते हैं। जब सर्जरी होती है तो उस वक्त हम एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट को डिस्कंटिन्यू कर देते हैं। प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें तो प्रोग्नोसिस में अगर तो बायलैटरल एड्रीनल हाइपरप्लेशिया है तो प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है कि आपका हाइपरटेंशन किस हद तक कंट्रोल्ड है, ठीक है। अगर हाइपरटेंशन पोरली कंट्रोल्ड है तो आपको पता है बेटे, जब हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं होता तो फिर आप सीवीडीज की तरफ चले जाते हो, ठीक है। और जाहिर सीवीडीज की तरफ आप जाओगे तो जाहिर आपकी मॉर्बिडिटी का, यानी जो अल्टीमेटली और डिजीजेस हैं उनका चांस बढ़ जाता है, मोर्टेलिटी का, डेथ का चांस बढ़ सकता है। सो ये फिर वो साइकिल सा बन जाता है कि यानी हाइपरटेंशन है, कॉन सिंड्रोम है, हाइपरटेंशन की वजह से सीवीडीज भी हो रही हैं, तो ये साइकिल सा इन तीनों कंडीशंस का बन जाता है, which definitely is not good at all, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉन सिंड्रोम। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 10 मिनट्स का, वापस आते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अल्लाह।